नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो प्राचीन भारत है उसके सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी प्रश्न आए हुए थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, ठीक है। उनके बारे में लगभग 3 से 4 वीडियो बनेंगी। उन सबको जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उन सबको एक साथ डिस्कस करके फिर हम एंट्री कर जाएंगे मिडाइवल हिस्ट्री में। तो आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 दे रखा है और सूची आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है सूची 1, दूसरी तरफ दे रखा है सूची 2। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस प्रकार की सभ्यता थी ये बताना था। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय थी, ठीक है, अर्बन थी। तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद जो ये वैदिक समाज है, उत्तर वैदिक समाज जो था वह कौन सा समाज था? वह कृषक समाज था। तो बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो ऋग वैदिक समाज है वह चारागाह था, ठीक है, चारागाह ज़्यादा फेमस था। तो सी का हो जाएगा 1। और लास्ट जो है मध्यकाल जो है वह जमींदारी के लिए फेमस था। तो डी का हो जाएगा 2। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 43-12 किस में है? 43-12 है ऑप्शन नंबर डी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में फिर से 2 सूचियाँ दे रखी हैं, पहली सूची और दूसरी सूची, और आपको सही कथन बताना है, मतलब मिलान करना है। तो जो डेमेट्रियस है या किससे रिलेटेड है? या हिंद यूनानी से रिलेटेड है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन जो रिलेटेड है वो शक से रिलेटेड है। तो बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद जो गोंडो फर्नीज है वह किससे रिलेटेड है? वह पल्लव से रिलेटेड है। तो सी का हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद जो विम है वह कुषाण से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा 2। तो 34-12 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा। और 34-12 किस में है? 34-12 है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य अगर जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। जो ये था ना डिमेट्रियस जो है वह प्रथम हिंद यूनानी शासक रहा है। और जो दूसरे नंबर पर रुद्रदामन है, रुद्रदामन ने लगभग 130 से लेकर 150 ईस्वी में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था ये, ठीक है। और अगर पश्चिमोत्तर भारत में जाएंगे तो विकसित पल्लव वंश था, ठीक है। पल्लव वंश का जो विख्यात शासक था उसका नाम गोंडो फर्नीस था, ठीक है। और फिर अगर विम जो था वह विम कटफिसेस जो है वह कुषाण वंश से संबंधित था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में फिर से सूची दे रखा है। एक तरफ सूची में उपलब्धि या आविष्कार या परिकलन है, दूसरे में प्राचीन भारतीय विद्वान दे रखे हैं। तो इसमें सही मिलान आपको करना है। तो जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कला विधि के बारे में किसने बताया था? या बताया था भास्कराचार्य ने। तो ए का हो जाएगा 2, ठीक है। और जो पाई के मान का जो परिकलन है वह किन्होंने किया था? वह किया था बुधायन ने। तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो शून्य अंक की जो खोज है वह आर्यभट्ट ने की थी। तो सी का हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद सौंप और सीढ़ी का जो खेल है वह किन्होंने दिया था? या ज्ञानदेव जी ने दिया था। तो डी का हो जाएगा 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जिसमें 23-14 होगा। तो 23-14 किस में है? यह है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। जो आर्यभट्ट जो थे वह गुप्त युगीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये जो आर्यभट्ट दे रखे हैं ना, ये गुप्त काल से रिलेटेड थे, जिनकी प्रमुख कृति जो है इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कृति लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। क्या है? जिन्होंने लिखी है आर्यभट्टियम। और इन्होंने गणित के बहुत प्रकार के नियमों का प्रतिपादन भी किया था और तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी जो है वह अपनी धुरी के चारों ओर परिक्रमण करती रहती है। और इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश भी डाला था, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने शून्य एवं पाई के मान का भी आविष्कार किया था। और फिर उसके बाद आ जाते हैं भास्कराचार्य के ऊपर। भास्कराचार्य जी ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों का विकास किया। उन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कला विधि की जो है इन्होंने गणना की थी। और जो पाई के मान का जो परिकलन है वह किन्होंने किया था? वह बौधायन ने किया था, इन्होंने सर्वप्रथम किया था। और सांप और सीढ़ी का खेल की उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वह ज्ञानदेव जी को जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में फिर से सूची 1 और सूची 2 दे रखा है और आपको सही मिलान करना है। तो एक तरफ दे रखा है पुरातात्विक स्मारक स्थल और दूसरी तरफ दे रखा है राज्य। जो शिशुपालगढ़ है या कौन से राज्य में है? तो शिशुपालगढ़ जो है या उड़ीसा में है। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद जो बी है पिपरहवा। तो पिपरहवा कहाँ पे है? यह है उत्तर प्रदेश में। तो बी का हो जाएगा 4,
ठीक है। फिर उसके बाद जो गोपपाड़ा है या कौन से राज्य में है, ये आसाम में है, तो इसका हो जाएगा 1। फिर उसके बाद जो विष्णुपुर है या मणिपुर में है, ठीक है, तो डी का हो जाएगा 2। तो 34/12 जिसमें होगा वही इसका सही जवाब होगा। 34/12 किस में है, 34/12 है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्मारक स्थल, जैसे अगर ये उत्तर प्रदेश दिया है ना, तो उत्तर प्रदेश में आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के टोटल पुरातात्विक जो स्थल है ना, वह कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पहला स्थल है, आप नोट करिएगा पिपरहवा, जो कि आगरा में है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आप नोट करिएगा फतेहपुर सीकरी, तीसरे नंबर पे आप नोट करिएगा मथुरा, चौथे नंबर पे आप नोट करिएगा वृंदावन, और पाँचवें नंबर पे आप नोट करिएगा लखनऊ। फिर उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे आते हैं आप उड़ीसा हेडिंग डालिए, और उड़ीसा में कुछ पुरातात्विक स्थल के बारे में आप लिख सकते हैं। उड़ीसा में पुरातात्विक स्थल पहले नंबर पर आप लिखिएगा शिशुपालगढ़, दूसरे नंबर पर आप लिखिएगा कोणार्क, तीसरे नंबर पर आप लिखिएगा पुरी, ठीक है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग आप डालिएगा इसमें आसाम के बारे में कुछ पुरातात्विक स्थल के बारे में लिखिएगा। पहले नंबर पे लिखिएगा गोलपाड़ा, दूसरे नंबर पे लिखिएगा कामाख्या मंदिर, तीसरे नंबर पे लिखिएगा उमानंदा जो कि मयूर द्वीप में है, और फिर उसके बाद जो चौथे नंबर पे नोट करिएगा नवग्रह मंदिर, पाँचवें नंबर पे नोट करिएगा डोल गोविंद, ठीक है। फिर उसके बाद मणिपुर आप हेडिंग डालिएगा और मणिपुर के कुछ पुरातात्विक स्थल लिखिएगा। पहले नंबर पे लिखिएगा खैरामबंद बाजार, दूसरे नंबर पे लिखिएगा शहीद मीनार, तीसरे नंबर पे लिखिएगा नूपीलान विष्णुपुर, चौथे नंबर पे लिखिएगा संदा, पाँचवें नंबर पे लिखिएगा जूको घाटी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न के ऊपर थे। अगला प्रश्न क्या है, फिर से सूचियाँ दे रखा है। पहली में दे रखा है भारतीय राजा और दूसरे में दे रखा है वंश के बारे में, कि ये जो भारतीय राजा हैं किस वंश से रिलेटेड थे। तो जो करिकेल थे वह किससे रिलेटेड थे, वह चोल से रिलेटेड थे, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो रुद्रदामन फर्स्ट हैं यह किससे रिलेटेड थे, या शक से रिलेटेड थे, तो बी का हो जाएगा 5। फिर उसके बाद जो मिलिंद हैं यह किससे रिलेटेड थे, या बैक्ट्रिया यूनानी से रिलेटेड थे, तो सी का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद जो कनिष्क हैं ये किससे रिलेटेड थे, या कुषाण से रिलेटेड थे, तो डी का हो जाएगा 4। तो 25-14 जिसमें होगा वही इसका सही जवाब होगा। तो 25-14 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, करिकैल के बारे में सबसे पहले नोट करिएगा। करिकैल जो है यह संगमकालीन एक चोल राजा था, ठीक है। वह इलाम सेठ सेत्री का पुत्र था और तमिल शासक भी था। वह करैकल पेरावलयन के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आएंगे, दूसरे नंबर पे है रुद्रदामन के बारे में लिखिएगा। रुद्रदामन जो था वह शक शासक था। कौन था, शक शासक था। फिर उसके बाद मिलिंद हेडिंग डालिएगा, मिलिंद के बारे में लिखिएगा। यह बैक्ट्रिया का शासक था तथा इसके नाम पर मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। कौन सा, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक जो है इसके ऊपर लिखी गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में नोट करिएगा कि कनिष्क एक कुषाण शासक था जिसने 78 से लेके 105 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसने ही बौद्ध धर्म के महायान शासन का उद्घाटन किया था। बौद्ध धर्म के महायान शासन का इसने उद्घाटन किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में सूची फिर से दे रखा है कि एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। फिर उसके बाद कौन सा संवत वगैरह जो है कब से स्टार्ट हुआ है और उनका समय दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। तो सही मिलान करते हैं। जो विक्रम संवत है वो कब माना जाता है, विक्रम संवत जो है या 78 ईसा पूर्व माना जाता है, 58 ईसा पूर्व माना जाता है। जो शक संवत है या 78 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ए का हो जाएगा 4 और बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत जो है वह 319 ईस्वी माना जाता है, तो सी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद जो कली संवत्सर है या 3102 ईसा पूर्व माना जाता है, तो यह हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रश्नानुसार जो विक्रम संवत की गणना जो है वह 58 ईसा पूर्व से की जाती है और जो शक संवत की गणना है वह 78 ईसा पूर्व मानी जाती है। भारत में शक संवत पर आधारित जो है वह राष्ट्रीय पांचांग भी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। शक संवत पर आधारित ही हमारा राष्ट्रीय पांचांग है, जिसका जो पहला महीना है, जिसका पहले महीने का नाम क्या है, जिसके पहले महीने का नाम चैत्र है और सामान्य वर्ष जो है वह 365 दिन का होता है। इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी मतलब शक संवत 1879 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया और गुप्त संवत्सर की गणना जो है वह 319 ईस्वी से की जाती है।
कितने 319 ईस्वी से की जाती है। और जो कली संवत्सर की गणना है वह 3102 ईसा पूर्व से की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। एक तरफ राजा का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दे रखा है, कहाँ पर उन्होंने शासन किया। तो जो शशांक है वह उन्होंने कहाँ पर शासन किया, उन्होंने बंगाल पर शासन किया। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद दे रखा है खारवेल। खारवेल जो है वह उन्होंने कहाँ पर शासन किया, उन्होंने उड़ीसा में शासन किया। तो खारवेल जो है इन्होंने उड़ीसा में शासन किया, तो बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो सिमुक है, सिमुक ने कहाँ पे शासन किया, इन्होंने महाराष्ट्र में शासन किया, तो सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद जो भास्कर वर्मन है, इन्होंने कहाँ शासन किया, इन्होंने आसाम में शासन किया, तो डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न फिर से सूची वाला है। एक तरफ सूची 1 दे रखा है, दूसरी तरफ सूची 2 है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको सही बताना है। तो हड़प्पा से रिलेटेड क्या है, हड़प्पा जो किस नदी के किनारे मिला है, हड़प्पा जो मिला हुआ है वो रावी नदी के किनारे मिला हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। वैसे ऑप्शन तो मतलब आंसर तो पहले ही ऑप्शन से मिल जाएगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। हस्तिनापुर जो है वह किस नदी के किनारे बसा था, वह गंगा नदी के किनारे बसा था, तो बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद नागार्जुन कोंडा जो है यह किस नदी के किनारे बसा था, यह जो है यह कृष्णा नदी के किनारे बसा था, तो सी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद जो पैठन है यह किस नदी के किनारे था, यह गोदावरी नदी के किनारे था, तो डी का हो जाएगा 1। तो 2341 जिसमें है वही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि जो इंद्रप्रस्थ है, मतलब जो इंद्रप्रस्थ से कुछ दूरी पर स्थित जो हस्तिनापुर है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित माना जाता है। और जो नागार्जुन कोंडा है यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख नगर है जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और जो पैठन या पोतान है दक्षिण मध्य भारत का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्मकीय राजधानी भी थी। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दार्शनिक स्थानों को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। उदयगिरी से रिलेटेड क्या है, उदयगिरी से रिलेटेड है शिलाओं को उत्खनित कर गड़ी मूर्तियाँ स्तंभ आदि। तो ए का हो जाएगा क्या, ए का हो जाएगा 2। फिर जो भीमबेटका है यह जो है यह प्रागैतिहासिक शिला चित्र है, तो बी का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद जो बांधवगढ़ है यह किससे रिलेटेड है, यह राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 4। फिर जो उसके बाद चित्रकूट है यह किससे रिलेटेड है, यह राम कथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2143 जो है इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा कौन सा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न फिर से सूची दे रखा है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल है और उसका वर्तमान कौन से राज्य में है वह बताया गया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही युग इसमें सुमेलित है। तो जो भीलसा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, हाँ ये बात सही है। जो द्वार समुद्र है यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो द्वार समुद्र जो है यह महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। अगर ये महाराष्ट्र में नहीं स्थित है तो स्थित है कहाँ, तो यह जो है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, यह कर्नाटक में स्थित है। और जो गिरिनगर है यह गुजरात में स्थित है, हाँ ये बात सही है, ये गुजरात में स्थित है। फिर जो स्थानेश्वर है यह क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, नहीं ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, तो है कहाँ पर, यह हरियाणा में है। कहाँ पर है, यह हरियाणा में है। तो पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसके लिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सही मिलान करना है आपको। तो जो नागार्जुन है, नागार्जुन से रिलेटेड क्या है, नागार्जुन से रिलेटेड है शून्यवाद, बिल्कुल सही बात है। फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सुदास जो है ये कब आया था, ये भरतवंश में आया था। ठीक है, जो बाण थे वह किससे रिलेटेड थे, वह हर्ष से रिलेटेड थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। नागार्जुन जो है ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। किसके, कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक कारिका। आप नाम नोट कर सकते हैं, माध्यमिक कारिका में इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए फाहियान के बारे में नोट कर लीजिएगा। फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, परंतु इसने अपने पूरे यात्रा विवरण में कहीं भी शासक के नाम का उल्लेख जो है वह नहीं किया है। फिर तीसरी हेडिंग आप डालिएगा सुदास के बारे में लिखिएगा कि यह जो है यह भरत वंश का शासक था और इसने दसराग, नाम नोट कर लीजिएगा, दास
राग युद्ध जो है यह इसने लड़ा था। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डालिएगा बाण। बाण जो है, बाण से रिलेटेड लिखिएगा, यह हर्ष का दरबारी कवि था, इसने हर्षचरित की रचना की थी। इसने क्या करा था? इसने हर्षचरित की जो है इसने रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। सूची 1 में राजवंश दे रखा है, सूची 2 में राजधानियाँ दे रखा है। जो गुजरात के चालुक्य थे उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी जो थी वह थी अनहिलवाड़ थी। फिर चेदी के कलचुरी जो थे या इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है। और फिर मालवा के परमार की जो राजधानी थी वह क्या थी? वह राजधानी थी धारा। फिर उसके बाद शाकंभरी के जो चाहमान थे इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी अजमेर। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सही जवाब क्या होगा? वह सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से सूची दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। तो चलते हैं। जो भट्टारक हैं, भट्टारक जो है ये किससे रिलेटेड है? ये भट्टारक क्या है? भट्टारक एक उपाधि है। ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। तो वैसे एक ही ऑप्शन सही है, लेकिन आप आगे भी देख लेते हैं। भट्टारक जो है क्या है? या उपाधि है। जो कोल्लम है, कोल्लम क्या है? कोल्लम एक संवत है, तो बी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद गद्यानक जो है यह एक सिक्का है, तो सी का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद जो वट्टे लुतु है यह क्या है? यह एक लिपि है, तो डी से रिलेटेड क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 42-13। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। भट्टारक के बारे में आप कुछ नोट कर लीजिएगा। भट्टारक के बारे में आप नोट करिएगा कि यह एक उपाधि है, और यह उपाधि कब की है? यह गुप्त काल की राजकीय उपाधि है। ठीक है, भट्टारक में। फिर दूसरी हेडिंग डालिएगा कोल्लम। कोल्लम के बारे में लिखिएगा, यह एक संवत है जो कि प्राचीन काल में केरल में कोल्लम प्रचलित संवत था। ठीक है। तीसरी हेडिंग डालिएगा गद्यानक। गद्यानक के बारे में लिखिएगा, यह एक सिक्का है। गद्यानक एक प्रकार का सिक्का है, यही नोट कर लीजिएगा। फिर डी में नोट कर लीजिएगा वट्टे लुतु जो है यह एक लिपि है। वट्टे लुतु जो है दक्षिण भारत की एक विशिष्ट लिपि थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में फिर से सूची 1 सूची 2 दे रखा है, आपको मिलान करना है। पहले सूची में सम्राट दे रखा है, दूसरी सूची में विरुद्ध दे रखा है। विरुद्ध जो है वह किसके अगेंस्ट है? तो देखते हैं। जो अशोक है, अशोक से रिलेटेड क्या था? अशोक से रिलेटेड देवानम पीएम था। समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्या था? यह पराक्रमांक था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्या था? यह विक्रमादित्य था। और जो स्कंदगुप्त से रिलेटेड था क्या था? वह था क्रमादित्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची 1 सूची 2 दे रखा है, आपको मिलान करना है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज किन्होंने की थी? हड़प्पा की खोज जो की थी वो दयानंद साहनी जी ने की थी। तो ए का हो जाएगा 3। और कब की थी? 1923-24 से लेकर 1924-25 में की थी, तो ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल जी ने की थी, तो बी का हो जाएगा 4। और 1950 से 52 तक इन्होंने की थी, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है। वैसे आंसर तो आ गया, लेकिन आगे भी देख लीजिए। तक्षशिला जो है, तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी, तो सी का हो जाएगा 2। और जॉन मार्शल ने कब इसकी खोज की थी? वो करी थी 1913 से लेकर 1934 के बीच में। फिर जो कौशाम्बी है, इसकी खोज किन्होंने की थी? इनकी खोज एनजी मजूमदार ने की थी, तो डी का हो जाएगा 1। ये कब की थी? 1936 से 1937 के बीच में की थी। तो इस प्रश्न का इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 34-21 हो जाएगा। 34-21 किस में है? यह है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की दो सूचियां दे रखी हैं, सूची 1 सूची 2 दे रखी है, अब आपको मिलान करना है। तो जो कुमार देवी है, यह कुमार देवी जो है ये किससे रिलेटेड है? या गुप्त वंश से रिलेटेड है। जो राजश्री हैं ये किससे रिलेटेड है? या मौखरी से रिलेटेड है। जो कारुवाकी हैं जो कारुवाकी हैं वो किससे रिलेटेड है? वह मौर्यों से रिलेटेड है। और जो मालविका है वो किससे रिलेटेड है? वह शुंग से रिलेटेड है। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, ठीक है, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो 42-13 किस में? 42-13 है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, जो ये कुमार देवी जी जो थी यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की जो है यह पत्नी थी। दूसरा नंबर जो दे रखा है राजश्री, राजश्री जो थी वह सम्राट हर्षवर्धन की बहन थी एवं कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह वर्मा की पत्नी थी। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे दे रखा है कारुवाकी, कारुवाकी जो है यह मौर्य शासक अशोक की पत्नी थी। कौन? कारुवाकी। जो लास्ट पे दे रखा है मालविका जो है, मालविका जो है वह शंगु शासक अग्निमित्र की रानी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में फिर से सूची 1 सूची 2 दे रखा है। एक तरफ राजा दे रखा है, दूसरी तरफ उपाधि दे रखा है। आपको मिलान करना है। महापद्म नंद की उपाधि किन्होंने धारण की थी? यह उपाधि जो धारण की थी वह सर्वत्रांतक ने धारण की थी, तो ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो बिंदुसार की जो उपाधि है वो किसको मिली थी? वह बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि मिली थी, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2। ठीक है। फिर उसके बाद सातकर्णी की जो सातकर्णी को कौन सी उपाधि मिली थी? सातकर्णी को उपाधि मिली थी दक्षिणा पथपथी, तो सी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? इसको उपाधि मिली थी समुद्रगुप्त को सर्व राजोच्छेदता, तो डी का हो जाएगा 1। तो 32 41 जिसमें है वही सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रहा है? अगले प्रश्न में राजवंश दे रखा है और दूसरी तरफ राजधानी दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो जो शुंग वंश की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? वह पाटलिपुत्र थी, तो ए का हो जाएगा 4। ए का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद जो सातवाहन की जो राजधानी थी वह क्या थी? सातवाहन की राजधानी पैठन थी, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3। बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो कदम्ब की राजधानी क्या थी? कदम्ब की जो राजधानी थी वो बनवासी थी। कौन सी थी? बनवासी थी, सी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद जो चंदेल हैं उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी महोबा थी, तो डी का हो जाएगा 1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि फिर से सूची 1 सूची 2 दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। राजेंद्र से रिलेटेड क्या है? राजेंद्र जी जो हैं वह चोल वंश से रिलेटेड है, तो एक का हो जाएगा डी, मतलब एक का हो जाएगा डी। हाँ ठीक है, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो महेंद्र वर्मन है वह किससे रिलेटेड है? वह पल्लव से रिलेटेड है, तो 2 का हो जाएगा ए। ठीक है। फिर उसके बाद जो अमोघ वर्ष है या किससे रिलेटेड है? या राष्ट्रकूट से रिलेटेड है, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा सी। फिर उसके बाद जो विष्णुवर्धन है यह किससे रिलेटेड है? या होयसल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? DACB। DACB किस में है? DACB है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची दे रखा है, फिर से सूची दे रखा है, आपको मिलान करना है। जो चालुक्य जो थे कहाँ पर एक तरीके से थे? या बादामी में थे। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो पल्लव है, पल्लव किससे रिलेटेड थे? या कांचीपुरम से रिलेटेड थे, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। हर्ष जो है किससे रिलेटेड थे? या कन्नौज से रिलेटेड थे, तो सी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद जो पांडे थे वह किससे रिलेटेड थे? वह मदुरई से रिलेटेड थे, तो इसका हो जाएगा 1। तो 34 21 जो है वह सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, उनके बारे में बताना है। तो ये 4 व्यक्ति दे रखे हैं। 4 व्यक्ति के बारे में आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि जो फाहियान था, फाहियान जो है वो लगभग 399 ईस्वी के समथिंग जो है वह इंडिया आया था। इत्सिंग जो था वह लगभग 671 ईस्वी में, 671 ईस्वी में जो है ये आया था। उसके बाद जो मेगास्थनीज है यह 304 ईसा पूर्व में आया था। उसके बाद जो वैनसांग है यह लगभग 629 ईसा पूर्व ईस्वी में जो है यह आया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। जो मेगास्थनीज था, ये जो तीसरा जो है, या जो इसका सही जवाब पहले नोट कर लीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सब कुछ आपने ये सन नोट कर लिया। फिर उसके बाद बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। पहले हेडिंग डालिएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में लिखिएगा कि यह जो है यह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 304 ईसा पूर्व में भारत आया था। इसकी जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालिएगा वेनसांग। वेनसांग के बारे में लिखिएगा कि फाहियान, वेनसांग नहीं, फाहियान के बारे में लिखिएगा। फाहियान जो है यह एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में जो है वह भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है फो क्यों की। क्या है इसका? फो क्यों की। फो क्यों की, आप नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग डालिएगा वेनसांग। वेनसांग के बारे में लिखिएगा कि यह एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट हेडिंग डालिएगा इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में लिखिएगा यह भी एक चीनी यात्री था, जो 7वीं सदी के अंत में लगभग 671 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि फिर से सही काल में लगाना है। तो जो फिर से नोट कर लीजिएगा, जो नगर संस्कृति है वह लगभग 2500 से लेके
2500 से लेकर 1750 ईस्वी के लमसम मानी जाती है। जो लोहे का जो हल प्राप्त हुआ है वह 1000 से लगभग 1000 से लेके 5000 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो आहत मुद्रा चांदी के जो सिक्के हैं यह लगभग 500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, और जो सोने के सिक्के हैं वो लगभग दूसरी सदी के माने जाते हैं। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में फिर से सूची दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। जो गांधार कला है, गांधार कला से रिलेटेड कौन थे? गांधार कला से रिलेटेड थे कुषाण। ठीक है, ए का हो जाएगा 3। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो जूनागढ़ शिलालेख है इससे रिलेटेड कौन थे? इससे रिलेटेड रुद्रदामन थे। कौन थे? रुद्रदामन थे। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद जो मिलिंद पन्हो है इससे रिलेटेड कौन थे? इससे रिलेटेड थे मिनेंडर। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1। ठीक है। फिर उसके बाद जो तक्षशिला लेख है यह किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है पथिक से। तो इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा 2। तो 34-12 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा। कौन सा? इस 34-12 किस में है? 34-12 है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से मिलान वाला है। एक तरफ स्तंभ 1, दूसरी तरफ स्तंभ 2, आपको मिलान करना है। नागानंद जो है वह किनकी एक तरीके से किसके दरबार में थे, या किसके मतलब पुस्तक जो लिखी थी वह किसने लिखी थी? नागानंद जो है वह लिखी थी हर्षवर्धन ने। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है। फिर उसके बाद जो हर्षचरित है, हर्षचरित किसने लिखी थी? यह लिखी थी बाणभट्ट ने। तो बी का हो जाएगा 1। इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1। फिर जो तुगलकनामा है यह किसने लिखी थी? यह लिखी थी अमीर खुसरो ने। किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। तो सी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो ताउल मोहम्मद है यह किसने लिखी थी? यह राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4। फिर जो ई है नील दर्पण, ये किसने लिखी थी? यह दीन बंधु मित्र ने लिखी थी। तो ई का हो जाएगा 6। तो सही जवाब होगा 21346। 21346 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर से सूची दे रखा है। पहला सूची, दूसरा सूची, आपको मिलान करना है। हम्पी जो है वह कहाँ पर स्थित है? वह कर्नाटक में स्थित है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। फिर जो नागार्जुन कोंडा है यह कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी का हो जाएगा 3। शिशुपालगढ़ जो है यह कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। सी का हो जाएगा 4। फिर जो अरिकामेडु जो है यह पुडुचेरी में है। तो इसका डी का हो जाएगा 1। तो 2341 जो है वो आपका सही जवाब होगा। 2341 किस में? 2341 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है। सूची 1 में ग्रंथ दे रखा है, सूची 2 में उनके रचयिता दे रखे हैं। रागमाला जो है या इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता पुंडरीक विट्ठल हैं। तो ए का हो जाएगा 3। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। फिर रस कौमुदी जो है यह श्रीकंठ द्वारा लिखा गया है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। ओके, जो राग विबोध है यह सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है। तो सी का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है यह वेंकट रमन के द्वारा लिखा गया। तो डी का हो जाएगा 2। तो 34-12 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से सूची दे रखा है। एक तरफ आचार्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दे रखे हैं। जो लकुलीस है यह किसका सिद्धांत है? लकुलीस जो है आचार्य जो लकुलीस हैं उनका सिद्धांत क्या था? उनका सिद्धांत था पाशुपत। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। फिर नागार्जुन जो है, नागार्जुन से रिलेटेड कौन सा एक तरीके से सिद्धांत था? वह शून्यवाद था। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2। भद्रबाहु से रिलेटेड कौन सा सिद्धांत था? भद्रबाहु से रिलेटेड जैन सिद्धांत था। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद जो गोशाल है इससे रिलेटेड कौन सा सिद्धांत था? वह सिद्धांत था आजीवक। ये हो जाएगा 1। तो 3241 जिसमें है वही इसका सही जवाब होगा। 3241 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी जो है वह सही मिलान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेटक से रिलेटेड कौन सा है? चेटक से रिलेटेड लिच्छवी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ कौन थे? यह एक तरीके से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार के बारे में नोट कर लीजिएगा। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व महान शासक थे। इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त के बारे में नोट कर लीजिएगा। यह गुप्त वंश का शासक था एवं हूणों का आक्रमण इसी के समय हुआ था। और चेटक के बारे में लिख लीजिएगा कि चेटक जो है वह लिच्छवी नरेश चेटक महावीर के समकालीन थे।
तथा लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री जो है जिनका नाम छेलना या चेलना का विवाह जो हुआ था वह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न है कि इसको सही काल में लगाना है। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य दे रखा है। तो वैसे इसका सही लास्ट नहीं है, सॉरी, इसके बाद एक और है। तो इसका जो सही जवाब है, नोट कर लीजिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले सातवाहन है, फिर उसके बाद वाकाटक है, फिर उसके बाद चालुक्य है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिएगा। सातवाहन हेडिंग डालिएगा, सातवाहन के बारे में लिखिएगा कि दक्षिण भारत की गोदावरी तथा कृष्णा नदियों की घाटी में लगभग 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। फिर दूसरी हेडिंग डालिएगा वाकाटक, इसके बारे में लिख लीजिएगा कि वाकाटक जो है वह अजंता लेख के अनुसार वाकाटक वंश की जो स्थापना है वह 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति से की गई थी या ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तीसरा नोट करिएगा चालुक्य में लिखिएगा कि यह दक्षिण भारत पर शासन करने वाले चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। ठीक है, क्या थी? 3 शाखाएं थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्या ने की थी और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तो बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद तीसरा कथन है कि आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं और उस पर आपको सारी अपडेट और सारी पीडीएफ जो है वो उस पर मिल जाया करेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।